दोस्तों ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जोड़ और घटाव संबंधित क्या क्या नियम है और उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था। देखिए अभी ये थ्योरी क्लास चल रही है, इसके साथ साथ कुछ अब हम अभ्यास इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारी समझ जो नियम है उस पर बन सके। इसके बाद हम पूरी प्रश्नपत्रों को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे कुछ गिने चुने टॉपिक बचे हैं, आज हम उनमें अब चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गुणा एवं भाग। देखिए ये अलग अलग है, मतलब गुणा और भाग अलग अलग करके दिया है, लेकिन हम आज दोनों पे एक साथ चर्चा कर लेंगे। यानी कि गुणा के विषय हमें क्या पढ़ना है, फिर भाग के विषय हमें क्या पढ़ना है, दोनों को आज हम एक साथ देख लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। चलिए भाई हम करते हैं गुणा की। किसकी शुरुआत करते हैं? गुणा की। चलिए बात करते हैं। देखिए कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कल संवृत नियम। अगर आपको याद होगा, संवृत गुण कह लीजिए या संवृत प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था क्रम विनिमेय। देखिए इसकी चर्चा थोड़ी बहुत होनी जरूरी है क्योंकि सवाल इसमें से आता है। तीसरा मैंने आपको बताया था सहचर्य नियम। क्या मैंने बताया था? सहचर्य गुण, और ये क्रम विनिमेय गुण। और इसमें एक एक्स्ट्रा आता है वितरण गुण। क्या आता है? वितरण गुण। देखिए इंग्लिश में बात करें तो संवृत को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव। क्लोजर, कॉम्युलेटिव। देखिए क्लोजर कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर। ये आपका है कॉम्युलेटिव। ये आपका है एसोसिएटिव। और ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए अब ये प्रॉपर्टी क्या है, एक एक समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगी, अगर ये दो संख्या नेचुरल नंबर है तो तीसरी संख्या भी नेचुरल नंबर होगी। अगर ये होल नंबर है तो ये भी होल नंबर होगी। सिंपल सी बात है, कल मैंने आपको बताया था। क्रम विनिमय की बात करें तो अगर हम ए का गुणा बी में करेंगे और बी का गुणा ए में करेंगे तो रिजल्ट हमेशा बराबर रहेगा। जैसे 5 का गुणा अगर 3 में करें तो 15 आएगा, 3 का गुणा हम 5 में करें तो 15 आएगा। ये है क्रम विनिमय नियम। अगर हम क्रम को पलट के गुणा करेंगे तो भी समान वैल्यू आएगी। इसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। बात करें सहचर्य गुण की। सहचर्य गुण का अर्थ ये था, अगर हम 2 का गुणा करके फिर तीसरे को गुणा करें, या पहले हम पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे का गुणा करें, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 2 का गुणा 3 में करें और फिर बाहर से 6 का गुणा करें तो कितना आएगा? 6 गुणे 6 यानी कि 36 आएगा। इधर हम क्या करें? 2 को पहले बाहर लिख लें, 3 और 6 का गुणा पहले कर लेंगे तो 2 गुना 18 हो जाएगा, 36 आएगा। अर्थात गुणा में संख्याएं क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं, सहचर्य नियम को फॉलो करती हैं, इसके साथ साथ ये वितरण नियम को फॉलो करती हैं। वितरण नियम क्या होता है? जैसे a गुणे b प्लस c है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a गुणे b और a गुणे c, यानी कि a का गुणा b में हो जाएगा, फिर a का गुणा c में हो जाएगा। यही हम ऐसे भी कर सकते हैं, a का गुणा b में और a का गुणा c में। यहां से सॉल्व करें चाहे यहां से सॉल्व करें, दोनों परिस्थिति में हमारा आंसर सेम आएगा। कैसे? गौर कीजिएगा। हमने कहा 5 का गुणा करिए 8 प्लस 6 में, तो आप क्या करेंगे? देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, यहां कुछ है तो गुणा 8 6 14, कितना आ गया? 70। अच्छा अब हम बात करते हैं नियम के अनुसार। 5 का गुणा 8 में हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 6 में हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 छक्के 30, कितना आ गया? 70 आ गया। तो दोनों परिस्थितियों में वैल्यू सेम आई। अर्थात संख्याओं का जो गुणा होता है वो वितरण गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव गुण को फॉलो करता है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसमें योग प्लस
घटाव का प्रयोग भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो गुणा में हमें ये जानना था कि जिन भी संख्याओं का गुणन करते हैं वो कुछ पैटर्न को, कुछ नियम को फॉलो करते हैं। पहला हमारा संवृत गुण था, अर्थात दो संख्याओं का गुणा अगर हम कर रहे हैं तो जो तीसरी संख्या मिलेगी वो भी पूर्णांक रहेगी। अगला हमने पढ़ा क्रम विनिमय नियम, कॉम्युलेटिव लॉ। क्रम विनिमय मतलब है अगर ए का गुणा बी में करेंगे, बी का गुणा ए में करेंगे तो बराबर आएगा क्रम पलट देने पे। सहचर्य मतलब ये था तीन संख्याओं का गुणा अलग बगल करके करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये था अगर हम बीच में प्लस कर देंगे तो ये रूल फॉलो करके भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, ये बात हो गई नियम कानून की, किसके? गुणा में। गुणा में बात हो गई नियम कानून की। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे शून्य से गुणा, देखिए इन सब से आप परिचित होंगे। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा शून्य ही आएगा। 500 गुणे शून्य कर देंगे शून्य, 1190 गुणे शून्य कर देंगे शून्य, 5 गुणे शून्य कर देंगे शून्य, 10 गुणे शून्य कर देंगे शून्य। अर्थात किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो वो संख्या जीरो हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब देखिए यहां से आपको चीजें समझने की आ गई। आगे आता है गुणात्मक तत्समक। अगर कल आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था योज्य तत्समक, आज क्या आ गया? गुणात्मक तत्समक। पहले समझिए, तत्समक मतलब बराबर आए या वही आए। तो गुणात्मक तत्समक से तात्पर्य यह है ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर हमेशा मान समान आए, उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे हम कह दे 5 में 1 से गुणा करिए 5 ही आएगा, 6 में 1 से गुणा करिए 6 ही आएगा, 1000 में 1 से गुणा करिए 1000 ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है गुणात्मक तत्समक क्या हुआ? एक। आप एक से किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, उस संख्या की वैल्यू नहीं बदलेगी। यही हम लोग योग में कर रहे थे। योग वाले में क्या कर रहे थे? किसी भी संख्या में अगर आप जीरो को जोड़ देंगे तो वही आएगा। सेम रूल यहाँ पे है तत्समक में, किसी भी संख्या में अगर आप एक से गुणा कर देंगे तो वैल्यू बदलेगी नहीं। -5 रहे, मान लीजिए -25 को 1 से गुणा करेंगे तो -25 से आएगा। अर्थात एक को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तत्समक। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, 6 का 1/6 होगा, 7 का 1/7 होगा। अच्छा, अगर पूछ लिया आपसे कि 7 का तो 1/7 आपने बता दिया, अच्छा चलिए 1/9 का बताइए, तो 9 हो जाएगा। सिंपल। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए जब भी आपको कोई संख्या दे, इसका प्रतिलोम पूछे, आपको 1/25 कर देना है, कट के कितना उत्तर आ जाएगा? 1। अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम से तात्पर्य यह है उस संख्या का व्युत्क्रम करके उसी में गुणा कर दो और वैल्यू 1 आनी चाहिए। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका उल्टा कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे हमने कहा 10 का बताइए, तो आप सोचेंगे उल्टा कैसे करें? देखिए 10 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर 10 नीचे, तो इसका प्रतिलोम ये हो गया और इसका प्रतिलोम ये हो गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम से तात्पर्य यह है कि हमेशा उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे हम कहें कि 6/7 का बताइए, तो कुछ मत कीजिए, 7 को ऊपर कर दिए, 6 को नीचे कर दीजिए, काम खत्म। हम कह दें 9/12 को बताइए, 12 को ऊपर कर दिए, 9 के नीचे, इसका प्रतिलोम ये हो गया, इसका प्रतिलोम ये हो गया। क्लियर हो गया? तो गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे के नियम को हम समझते हैं, गुणा संबंधी जो नियम है। देखिए अगला नियम है विधि। विधि मतलब हम बच्चों को गुणा कैसे सिखाएंगे। सबसे पहली चीज यह है बार बार जोड़ने से या बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 3 + 3 + 3 + 3 जोड़ दिया हमने, 12 आ गया।
अगर इसी को हम अगर ऐसे लिख दें 3 गुणे 4 बराबर 12, तो कहाँ गलत है बताइए। तो किसी संख्या को बार बार जोड़ने से हमें गुणा की प्राप्ति होती है, या गुणा की प्रक्रिया को हम बार बार जोड़ने की थ्योरी से सिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए साइकोलॉजी में पूछता है। दूसरा ये है कि बच्चे को हम सारणी विधि से गुणा सिखा सकते हैं। अब ये सारणी विधि क्या है जरा इसको समझिएगा। इस सारणी विधि में पंक्ति और स्तंभ का जिक्र होता है, पंक्ति और स्तंभ का जिक्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, ये खेत है। अब इस खेत में कह दे रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं, चार पेड़ लगे हैं। टोटल पंक्ति 1 2 3 4 5 है। 5 पंक्ति में चार पेड़ लगे हैं, टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे, 20। या किसी खेत में स्तंभों की संख्या मान लीजिए 10 है, पंक्तियों की संख्या 10 है, तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, तो 10 गुना 10 बराबर 100। ठीक है, तो जब भी आएगा क्यारी वाला सवाल, किसी वर्ग में खेत वाला सवाल, तो वहां से भी हम गुणा की प्रक्रिया को सिखाते हैं। इसलिए सारणी विधि से भी हम गुणा को सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है ग्रिड विधि। ग्रिड विधि, देखिए ग्रिड विधि से हम बड़ी संख्याओं का गुणा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, बड़ी संख्याओं का गुणा सिखाते हैं। इनको छोटे छोटे भाग में तोड़ करके, या इनको स्थानीय मान में तोड़ करके। जैसे हमें 73 गुणे 85 करना है, तो क्या कर सकते हैं, 70 + 3 गुणे 80 + 5। अब देखिए थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करके, दोनों का करके आराम से निकाल लेंगे। मतलब गुणा भाग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रिड विधि। क्लियर। आगे आपका आता है ग्राफ विधि। देखिए ग्राफ विधि से हम दशमलव संख्याओं का गुणा बताते हैं। क्या बताते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा। आखिर में आपका आता है लैटिस विधि। हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं होता, इसमें विकर्णों की सहायता से गुणा करते हैं। विकर्ण, ऐसे विकर्ण पे संख्या लिख के ऐसे क्रॉस गुणा हो, देखिए जैसा ऐसे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे संख्याएं लिख करके इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ से मिलान करके गुणा करते हैं। ठीक है, तो विकर्णों पे लिख के हम गुणा करते हैं। क्लियर हुआ। आपने क्या देखा, गुणा के गुण देखा, गुणा कैसे सिखाते हैं वो देखा। अब चलिए हम कुछ और चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए गुणा में आपको, आप देखेंगे मैंने आपको कल 1-2 सवाल बताया था। इसमें सवाल इकाई दहाई का बहुत पूछता है, स्थानीय मान संबंधित सवाल पूछता है। जैसे आपसे कह देगा कि 12 इकाई, 12 दहाई और 12 सैकड़े का योगफल बताइए। तो आप देखिएगा इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा। कहने का तात्पर्य यह है स्थानीय मान संबंधित सवाल भी इसमें आते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें नियम कानून नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुणा संबंधित टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट नियम अब आ रहा है, गुणनखंड। ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे सवाल लगातार आ रहा है। किसी संख्या का गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस किसी संख्या के गुणनखंडों का हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, यही आपको समझना है और यही हमको समझाना है। देखिए सिंपल आपको समझा देंगे। जैसे हमने कहा 42, इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप 42 को निकालेंगे तो 21 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी कि कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 7 आया। तो आप क्या ये कहेंगे इसका गुणनखंड 3 होगा? नहीं, इसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा सबसे पहले आप तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद इनको घात में बनाइए। जैसे 2 के घाते 1, 3 घाते 1, 7 के घाते 1। तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 पे घात 1 था प्लस 1 गुणा, 3 पे घात 1 था प्लस 1 गुणा, 7 पे घात 1 था प्लस 1 गुणा, यानी कि 2 2
2, कितना उत्तर आ जाएगा 8। कहने का तात्पर्य यह है घात प्लस 1 का हमें गुणा कर देना है, यानी कि घात प्लस 1 का गुणा हमें करते जाना है। जितनी भी घात आएगी उनमें प्लस 1 करके दूसरे वाले घात से गुणा, तीसरे वाले से, चौथे वाले से, मतलब जितने गुणनखंड आएंगे गुणा करने पर उसमें घात को ले लीजिए प्लस 1, दूसरे वाले का प्लस 1, तीसरे वाले का प्लस 1 गुणा कर दिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई। अब इसको समझिए, गुणनखंडों का हम घबराइए नहीं, जब हम ये सवाल करेंगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। 2 आया है, 2 पावर 0 से शुरू करिए, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 है तो 2 पावर 1। अगर 2 पावर 2 होता तो 2 पावर 2 भी लिखते, लेकिन 2 पावर 2 नहीं है तो यहां तक करके बंद कर दीजिए, बंद करिए, गुणा, ध्यान दीजिएगा यहां गुणा रहेगा। फिर 3 आया है ना, कोई बात नहीं, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, इसको बंद कर दीजिए। फिर ये 7 आया है, 7 पावर 0, फिर ये 7 पावर 1, इसी को सॉल्व कर देंगे, गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। एक सॉल्व करके दिखा दें, आपको दिखाएंगे, अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे जो सॉल्व करना है, जो भी गुणनखंड आएगा उसकी घात 0 से लगा करके चल देना है, और जहां तक घात जाएगा प्लस प्लस करके फिर गुणा करना। घबराइए नहीं, जब सवाल करेंगे एक एक पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना समझिए, किसी संख्या में गुणनखंड निकालना होगा, सबसे पहले उसको गुणनखंड निकाल लीजिए। निकालने के बाद अगर संख्या निकालनी है तो घातों में प्लस एक करके गुणा कर दीजिए। अलग अलग, जैसे 2 आया होगा, 4 आया होगा, 2 आया होगा, 7 आया होगा, 8 आया होगा, तो सबके घातों को जोड़ के गुणा कर दीजिए एक एक। और यहाँ बात करें तो जितना घात आया रहेगा, जैसे समझिए मान लीजिए आया होता 7 घाते 3, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, और तब गुणा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये तो बात हो गई गुणनखंडों की संख्या निकालने की और गुणनखंडों का योगफल निकालने की। अब हम बात करते हैं भाग पर। किसमें बात करते हैं, भाग पर। सिंपल समझिएगा, देखिए भाग की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली चीज है, किसी वस्तु का बराबर संख्या में विभाजन करना ही क्या है, भाग है। बराबर बराबर विभाजन, बराबर बराबर कर दीजिए, उसे हम भाग कहते हैं। छोटे बच्चों को जब भी सिखाया जाता है ऐसे, बेटा सेब था, इसको 4 टुकड़ों में बांटा गया, एक टुकड़ा तुम्हें दिया गया, तुमने कितना पाया, 1, टोटल कितना टुकड़ा था, 4, तो बेटा यही क्या है, भाग है। तो सबसे पहले बच्चों को बराबर समान रूप से विभाजन सिखाएंगे। समान रूप से विभाजन सिखाने के पश्चात बार बार घटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बार बार घटाव की प्रक्रिया को भाग कहते हैं, ये बताएंगे। और इसके पश्चात कलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। कलन विधि होता है जो हम लोग ऐसे भाग लगाते हैं तब इस्तेमाल करेंगे। अर्थात छोटे बच्चों को भाग सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुओं का समान रूप से विभाजन सिखाएंगे। फिर वस्तुओं का विभाजन सिखाने के पश्चात हम ये सिखाएंगे कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। उसके पश्चात कलन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है शून्य से भाग। ये ध्यान दीजिएगा, शून्य से भाग, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो उसका परिणाम अपरिभाषित आता है। क्या आता है, अपरिभाषित, या इसी को अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अगर आप शून्य से भाग देंगे तो। अगला आ गया दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव का भाग, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर ये 25.65 है, इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव दाईं ओर बाईं ओर चला जाएगा। देखिएगा, 10 से भाग देने पर दशमलव दाईं ओर उछल के चला जाता है, गुणा करने पर बाईं ओर आ जाता है। यहाँ हमने भाग दिया तो देखिए यहाँ था, दाईं ओर चला जाएगा, 2.565 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर हम दशमलव से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, तो कहाँ चला जाएगा, दाईं ओर, बाईं ओर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अच्छा अगर हम
इस संख्या में मान लीजिए हमने 100 से भाग दिया तो जितना जीरो रहेगा उतना भागेगा बाईं ओर, 1 2 यहां चला आएगा, तो जितना जीरो रहेगा उतना उस तरफ भाग जाएगा। अगर 3 रहता तो एक और भाग जाता, 4 रहेगा तो एक और भाग जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ दशमलव का भाग। आगे बात करते हैं भिन्नों का भाग। किसका भाग? भिन्नों का भाग। किसी भी भिन्न संख्या का भाग करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको उलट के गुणा कर देना है, उलट कर गुणा। अरे किसको उलट के? दूसरी भिन्न को। दूसरी जो भिन्न रहेगी उसको आप उलट के गुणा कर दीजिए। जैसे 5/8 भागे 9/8 अगर है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको गुणा बनाइए, इसको उलट दीजिए। उलट दीजिए मतलब 8 ऊपर 9 नीचे, बस हो गया, सिंपल। काट दीजिए, 5/9 आ गया। 11/22 को भाग देना है, 11/22 को अगर भाग देना है मान लीजिए 9/44 से, तो हमने क्या बताया? पहले वाले को मत छेड़िए, पहले वाले को कुछ नहीं करना है, तो पहले वाले को लिख दिया, इसको गुणा लगाइए, दूसरे वाले को उलट दीजिए, 44 ऊपर 9 नीचे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 11 दूना 22/9 आपका उत्तर हो जाएगा, सिंपल। तो भिन्नों का भाग करना है तो क्या करना है? हमको सीधा उलट के गुणा कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारा विभाज्यता का नियम, और इसका जिक्र हमने संख्या वाले चैप्टर में किया था। हमारे हालांकि आपको नोट्स में ये लिख के दे देंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे हम विभाज्यता का नियम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक आपको सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप सूत्र याद कर लीजिएगा, इससे सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है। अब समझिए भाज्य भाजक क्या होता है। जैसे 21 में भाग देना है 4 से, तो ये देखिए यहां कर लीजिए, 4 25 20 1, ये तो आपको पता है क्या होता है, ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। शेषफल, इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। भाज्य मतलब जिसको काटना है, भाजक मतलब जिससे काटेंगे, भागफल मतलब जितनी बार काटा है, और शेषफल मतलब जितना बचा है। सिंपल, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा फिर से, काटने वाले को भाजक, कटने वाले को भाज्य, तभी तो भाज्य हो गया। भागफल इसको कहेंगे और शेषफल नीचे रहेगा। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, यहां से आपको सवाल पूछता है। कैसे पूछेगा? कभी कह देगा भाज्य 75 है, भाजक 15 है, भागफल 5 है, तो शेषफल बताइए। कभी कह देगा शेषफल 10 है, भागफल 8 है और भाजक 9 है, तो इसको बताइए। तो कुछ भी पूछ सकता है आपको। ध्यान दीजिएगा, सूत्र भाजक बराबर, सॉरी, भाज्य बराबर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, पहले 2.5 वाला आया, फिर 3 वाला आया, फिर 4 वाला आया, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे प्लस शेषफल, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अक्सर आपसे सवाल पूछता है कि संख्या 119 को 19 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है। ठीक है, या कभी मान लीजिए कह रहा है कि संख्या 119 को 19 से भाग देने पर कुछ शेषफल बचता है, या मान लीजिए कह दिया कि संख्या 119 को किसी संख्या से भाग देने पर 19 शेषफल आया, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ मत करिए, केवल 17 को 19 में भाग दीजिए, कितना शेषफल आएगा? 2 शेषफल आएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? देखिए हमने कह दिया, मान लीजिए संख्या 52 को ध्यान दीजिएगा, संख्या 52 को 18 से भाग देने पर, संख्या 52 को 18 से भाग देने पर अगर 13 शेषफल आया या कुछ शेषफल आया, तो 13 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? डायरेक्ट 13 से 18 में भाग दीजिए, कितना शेषफल आया? 5। आंसर हो गया। नहीं समझा? एक बार जरा गौर से समझिए, ध्यान से देखिए। हमने कहा मान लीजिए संख्या 119 को
किसी संख्या से भाग देने पर 19 शेषफल आया, तो संख्या 119 को ही 17 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। पहली संख्या नहीं दिया, बताया शेषफल 19 आया। दूसरी बार कह रहा है 19 से भाग देके बताइए कितना आएगा, तो सीधा 19 से भाग कर दीजिए, 17 का भाग कर पहाड़ा पढ़ दीजिए 19 में, 17 कम 17, 2 शेषफल आया तो 2 शेषफल आएगा, या 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब लास्ट में कहेगा जिससे भाग करने के लिए ये पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अगर पूरा नहीं कटेगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये रूल आप जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने क्या पढ़ा, भाग और गुणा संबंधित सभी नियम्स को पढ़ लिया जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या बन रहे हैं। आइए अब कुछ हम उदाहरणों को देखते हैं और कुछ प्रश्नों पे अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारी समझ मजबूत हो जाए और जो हमने नियम पढ़ा है ये हमारा थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। चलिए समझते हैं सवालों को। ये भाग और गुणा संबंधित कुछ प्रश्नों पे अभ्यास कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। देखिए ये सवाल आपका 2012 में आया है। क्या कह रहा है, 2/3 में कितने 1/6 है। अच्छा, 2/3 में कितना 6 है। जैसे हम कह दें कि 12 में कितना 3 है, तो ऐसे सवालों को सीधा आप भाग कर दीजिए। 2/3 भागे 1/6। अभी मैंने आपको बताया था भिन्नों का भाग करते समय पहले वाले को मत टच कीजिए, दूसरे वाले को गुणा करके उलट दीजिए। क्या करिए, उलट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, 2 दूना 4, 4/1। एक को नहीं लिखते हैं, कितना आ गया 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस सिंपल, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न हम चर्चा करते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हाँ देखिए आ गया मजेदार सवाल। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। संख्या नहीं पूछ रहा है, योगफल। ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं 100। अगर हम 100 को ध्यान दें तो 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 5, यानी कि कितना आया, 2 घाते 2 और 5 घाते 2, यही आया। अगर हमसे कहता कि गुणनखंडों की संख्या बताइए तो हम क्या करते, घात में 1 जोड़ करके इसके भी घात में 1 जोड़ करके गुणा कर देते, यानी कि 3 3 9 आ जाता। लेकिन हमसे कह रहा है कि नहीं नहीं, ये नहीं करना है आपको। आप ये बताइए कि गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो योगफल के लिए मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। 0 से शुरू करिए, 2 घाते है ना, 0 से 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2, बस यहीं तक क्योंकि 2 तक है, गुना 5 घाते 0, 5 घाते 1, 5 घाते 2। इसको सॉल्व करिए। देखिए किसी भी संख्या घाते 0 रहेगा उसको 1 मानते हैं, किसी भी संख्या घात अगर 0 है उसको 1 मानते हैं। 2 एकम 2 प्लस ये 2 दूना 4, इधर 1 प्लस 5 प्लस ये 25, कितना हो गया। देखिए 3 4 2 1 3 और 4 3 7 हो गया, गुना 5 1 6 31 हो गया। 7 गुणे 31 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, 217 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया? अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अच्छा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे समझ सकते हैं या इस सवाल को ऐसे हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न हम चर्चा करते हैं। देखिए आराम समझिए सब सवालों को। अगला सवाल देखिए, फिर सवाल कितना बढ़िया है। कह रहा है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, योगफल नहीं, संख्या। कोई बात नहीं, 105 को चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से कट जाएगा 7, 7 से कट जाएगा। अब देखिए गुणनखंड क्या आया, 3 गुने 5 गुने 7। तो गुणनखंडों की संख्या बोला है, मैंने क्या बोला था, घात 1 है 1 है 1 है। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालते हैं भाई, घात में 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1, इसके घात में 1 जोड़ के गुणा, इसके भी घात में 1 जोड़ के गुणा और इसके भी घात में 1 जोड़ के गुणा। तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। कितना आ जाएगा, 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल को हम समझते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, बनाते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। तो कहाँ गया भाई? हाँ देखिए, अब देखिए फिर सवाल कितना मस्त सवाल है। कह रहा है कि सवाल समझिएगा, इसको एकदम आसानी से सवाल को लगाएंगे, कितना बढ़िया सवाल है। 42 के गुणनखंडों की संख्या है। अच्छा भैया निकाल लेते हैं। 42 को काटेंगे 2 से 21, फिर 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से 7 से काटेंगे तो 1, यानी कि कितना आया, 2 गुना 3 गुना 7 आया। क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो गुणा आया है सबका घात चेक कर लीजिए, घात 1 है 1 है 1 है, कुछ नहीं करना है। एक घात है 1 जोड़ दीजिए, गुना एक घात है 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी एक घात है 1 जोड़ दीजिए। जितना भी घात आएगा, अगर 2 आता 2 + 1, 3 आता 3 + 1, जितना घात है घात में 1 जोड़ दीजिए। तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ गया, 8। तो 42 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8। चेक कर लें, देखिए 42 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 42 आपका 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और आपका किससे कटेगा, 42 से कटेगा। देखिए 3 3 6 1 7 और 1 बच गया आपका, 21 से कटेगा। ठीक है, कितना आ गया, 8 गुणनखंड आ गए। तो इतना करने से अच्छा फट से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी सवाल आएगा उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ना, तो आराम से आप कर ले जाएंगे और किसी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, सब सवालों को आसानी से आप निपटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़िया सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ओके, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया, बराबर बराबर, प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। अच्छा देखिए, पिज्जा का 1/4 भाग तो रेनू खा ली है, 4 में से एक हिस्सा खा गई, तो 3/4 भाग बचा था, इसी को उसने 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। अच्छा, अगर इसको बांटा है, इसको हम एक बना दे, काम हमारा हो जाएगा। एक बनाने के लिए क्या करिए, इसको एक बराबर क्या हो जाएगा, 12/3/4, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 गुना 4 ऊपर 3 नीचे, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया, 4 चौके 16, कितना आ गया, 16। अर्थात प्रत्येक बच्चे को एक बराबर आया है 16। तो यानी कि इसको इधर कर देंगे, हर एक बच्चे को 1/16 भाग मिला है। क्लियर हुआ? यानी कि 1 बराबर 16 कह रहा था, एक हिस्सा 16वां है, तो 16वां हिस्सा एक लोग को मिला है। तो कहने का अर्थ ये है 1/16, हर एक बच्चे को 1/16 पिज्जा मिला है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल फिर कितना मस्त है, गुणनखंड वाला सवाल है, एकदम ध्यान समझिएगा। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अच्छा, अगर हम 96 को देखें तो 2 से काटिए 48, 2 से काटिए 24, 2 से काटिए 12, 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 3, 3 से काटिए 1, कितना आ गया, 2 घाते, देखिए 1 2 3 4 5, 2 घाते 5 और 3 घाते 1 आया है। क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल। हमने आपको क्या बताया था, घात कहाँ शुरू करना है, 0 से। 2 घाते 0, 2 घाते 1, 2 घाते 2, 2 घाते 3, 2 घाते 4, 2 घाते 5 तक, गुणा 3 घाते 0 और 3 घाते 1, क्योंकि 1 ही तक गया है। अब क्या करेंगे, 2 घाते 0 को हम क्या लिखते हैं, 1, और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। 3 घाते 0 को 1 लिखेंगे। जोड़िए, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 कितना हो गया आपका, 31। 31 में 32 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 63। 63 गुणे 4, कितना आ गया, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 252। योगफल कितना आ जाएगा, 252। क्लियर हुआ? तो जैसे हमने आपको सूत्र बताया था बिल्कुल वैसे निकालना है, आसानी से आपको कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल समझते हैं हम और उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। कहाँ गया ये? देखिए ये सवाल कितना अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि निम्नांकित, अच्छा पहले बना लेते हैं। देखिए आपके पास चित्र तो होगा ही, इसको हम पहले बना लेते हैं, फिर एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कह रहा है 1/2 है, क्या है 1/2? 1/2 आपका लाल है। अच्छा 1/4 आपका क्या है? 1/4 आपका पीला है, पीला है। नीला है 1/8, नीला है 1/8, यहां से ये यहां से, ठीक है। नीला है 1/8, सफेद भी है 1/8, 1/8। अब ध्यान समझिएगा इस सवाल को हम कैसे लगाएं। क्या कह रहा है? यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? अच्छा लाल भाग 40 है, कह रहा है 1/2 की वैल्यू कितनी है? 40 है, 40। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर 1/2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, कितना होगा? 80 होगा। भाई अगर आधा 40 है तो पूरा 80 होगा। हमसे पूछा है सफेद, बताइए सफेद कितना है? 1/8। तो 1/8 गुना 80 कितना आ जाएगा? 10। तो सफेद कितना होगा? 10। सफेद कितना होगा? 10। क्लियर है? सफेद कितना होगा? 10। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब अगला सवाल, ये सवाल समझिए। देखिए ये सवाल कितना बढ़िया है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था? देखिए क्या रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? अच्छा सूत्र क्या बताया था मैंने आपको? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही बताया था मैंने। अब सवाल क्या कह रहा है? शेषफल देखिए 5 है, शेषफल 5 है। आगे कह रहा है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक, जो भाजक है ये शेषफल का 2 गुना, ध्यान समझिए। भाजक भागफल का तो 5 गुना है, यानी कि इसका भागफल का 5 गुना है, लेकिन शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल का 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। भाजक कितना है? 10। अच्छा ये 10 भागफल का 5 गुना है, यानी कि भाजक जो है वो 5 गुना है भागफल का। इसको हम 10 रख देंगे तो 5 बराबर भागफल हो गया, ठीक है। तो अब 5 से भाग दीजिए, 2 आ गया। भागफल कितना आ गया? 2। भाजक कितना था? 10। भागफल कितना आ गया? 2। शेषफल कितना था? 5। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 25। क्लियर हुआ आपको? तो देखिए जो सवाल दिया था उसी की सहायता से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने गुणा एवं भाग के नियम को समझा, कुछ प्रश्नों का हमने अभ्यास भी किया। अगली वीडियो हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके भी प्रश्नों को देखेंगे, और जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी 2-3 क्लास में, उसके बाद हम लोग दबा के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।